Hello everyone, welcome to संकल्प क्लासेज। आई एम मुकेश भारद्वाज, एजुकेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जो आपकी लिटरेचर टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। तो इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करने वाले इसी चैप्टर के बारे में। 30 मिनट्स के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं, और साथ में कुछ PYQs भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर हम बात करें इस चैप्टर का, तो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स हैं। अगर आप सही से इसको नहीं पढ़ते हैं, तो अगर हम बढ़िया से प्रिपरेशन करते हैं, इसको सही से मन लगा के पढ़ते हैं, तो सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है। लेकिन बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आज क्या करने वाले हैं, इसको इजी लैंग्वेज में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, आज की वीडियो में पढ़ना है हमको द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। मतलब आखिर कोई साइंटिस्ट बनता कैसे है। हमको एक व्यक्ति के लाइफ के बारे में जानना है। व्यक्ति का नाम क्या है, रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट कौन थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्हीं की लाइफ के बारे में जानना है, जो कि एक तरह से ऑटोबायोग्राफी के रूप में इसको हम ले सकते हैं। उन्हीं की लाइफ के बारे में जानना है कि वो साइंटिस्ट बने आखिर कैसे थे, और अगर किसी व्यक्ति को साइंटिस्ट बनना है तो क्या क्या उसके अंदर क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए, ठीक है। आपको है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का कौन सा चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। अब इस वीडियो में पढ़ना क्या है हमको, रिचर्ड एब्राइट्स इंस्पायरिंग जर्नी। रिचर्ड एब्राइट के लाइफ के जर्नी के बारे में जानना है। फ्रॉम बटरफ्लाई कलेक्टर टू रिनोन्ड साइंटिस्ट। बचपन में क्या करते थे, बटरफ्लाई कलेक्ट करते थे, ठीक है, तितलियों को कलेक्ट करते थे। वहां से इनका सफर शुरू होता है साइंटिस्ट बनने का, और जब लास्ट में साइंटिस्ट बन जाते हैं तो वहां तक का सफर हमको इस वीडियो में पढ़ना है, और काफी डिटेल में हम लोग थोड़े समय में ही जान जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको शुरुआत होता है अर्ली चाइल्डहुड, द फाउंडेशन। अगर किसी को लाइफ में कुछ बढ़िया करना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो बड़े होकर शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, हम बचपन से शुरुआत करते हैं। यानी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगा तो हम उसको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो इनके फाउंडेशन का क्या था, सबसे पहले हमको जान लेना है इनके फाउंडेशन के बारे में। अर्ली लाइफ इनका कैसा था, ठीक है। सबसे पहले था ग्रोइंग अप। जब ये बच्चे थे, बड़े हो रहे थे। ओनली चाइल्ड इन रीडिंग पेंसिल्वेनिया। इनका जन्म कहाँ हुआ था, रीडिंग पेंसिल्वेनिया में। और वहां के एकमात्र ऐसे बच्चे थे विथ एबंडेंट फ्री टाइम, मतलब इनके पास सबसे अधिक फ्री टाइम था, ठीक है। एंड नेचुरल क्यूरियोसिटी। अंदर इनके क्या था, क्यूरियोसिटी था, ठीक है, जानने की इच्छा थी, चीजें जानने की, जिसको हम जिज्ञासा बोलते हैं। यानी इनके पास फ्री टाइम बहुत सारा था, और जानने की क्या थी, जिज्ञासा थी कि हम नए नए चीजों को जाने बेहतर तरीके से। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, रीडिंग पेंसिल्वेनिया। इस बात को क्या करना है, याद करके रखना है। साथ में कलेक्टिंग हॉबीज। इनको चीजें कलेक्ट करने का क्या था, आदत था। जैसे कलेक्टेड बटरफ्लाइज, क्या कलेक्ट करते थे, बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे। रॉक्स कलेक्ट करते थे। फॉसिल्स एंड क्वाइंस, मतलब ये सारी चीजें क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। डेवलपिंग सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन स्किल्स। और सिर्फ कलेक्ट ही मत करना है, शौक के लिए कलेक्ट नहीं करते थे, ठीक है। उसको ऑब्जर्व करते थे, निरीक्षण करते थे, और उसके बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि इनके मन में क्या था, क्यूरियोसिटी था, इनके मन में क्यूरियोसिटी था। अगला इसमें देख लेते हैं मदर सपोर्ट। इनकी माँ का क्या सपोर्ट था इनके लाइफ में। आफ्टर फादर्स डेथ, पिताजी के मौत के बाद, मदर बिकेम कांस्टेंट कंपेनियन। पिताजी की मौत के बाद इनकी जो मम्मी थी, क्या बन जाती है, इनके कांस्टेंट, मतलब हमेशा इनके साथ में रहती है, और हमेशा इनको मदद करती है चीजों को जानने में बेहतर तरीके से, पढ़ाई लिखाई वगैरह में, ठीक है। बाइंग टेलीस्कोप्स। इनकी मम्मी इसको क्या खरीद के देती थी, टेलीस्कोप खरीद के देती थी, एंड माइक्रोस्कोप। यानी जो फैमिली की तरफ से जो सपोर्ट इनको मिलना चाहिए, वो इनको बचपन में मिलता था। कौन सपोर्ट करता था इनको, इनकी मम्मी सपोर्ट करती थी, ठीक है। अब क्या है आगे, द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। अब हर किसी के लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आता है, जहां से उसका लाइफ या तो बेहतर हो जाता है या बहुत बुरा हो जाता है। तो इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, सेकेंड ग्रेड अचीवमेंट। जब ये सेकेंड क्लास में थे, तो उस समय का इनका अचीवमेंट क्या था, कलेक्टेड ऑल 25 लोकल बटरफ्लाई स्पीसीज। जितना भी 25 लोकल बटरफ्लाई उस समय पेंसिल्वेनिया में उड़ते थे, उन सभी स्पीसीज को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। यानी 25 तरह की प्रजातियां थी जिनको ये कलेक्ट करते हैं। शोइंग डेडिकेशन, इससे क्या प्रकट हो रहा है, डेडिकेशन प्रकट हो रहा है कि अपने काम के प्रति क्या है, डेडिकेटेड है। भले ही हमको रिजल्ट बाद में मिले, रिजल्ट लेट से मिले या रिजल्ट मिले ही ना, लेकिन हम अपने काम को क्या करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। एंड कंप्लीटनेस, यानी इनकी बातों में दिखता है कि हम अगर किसी काम के प्रति क्या है, कमिटेड हैं, तो उस काम को कंप्लीट करके ही हमको छोड़ना है, ठीक है। तो कितना बटरफ्लाई का स्पीसीज इन्होंने कलेक्ट किया था, 25। अगला है द बुक दैट चेंज्ड एवरीथिंग। फिर इनके लाइफ में एक बुक की एंट्री होती है। बुक का नाम क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक को क्या कर लेना है, नाम इसका याद कर लेना है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इंट्रोड्यूस्ड बटरफ्लाई माइग्रेशन टू सेंट्रल अमेरिका। बटरफ्लाई का माइग्रेशन कहाँ, सेंट्रल अमेरिका में। मतलब बटरफ्लाई क्या करती थी, एक शहर से दूसरे शहर में माइग्रेट करती थी, सीजन के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो उसी बुक में, जो बुक का नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, इसमें बटरफ्लाई के माइग्रेशन के बारे में जिक्र किया गया था। माइग्रेट करके बटरफ्लाईज कहाँ जाती थी? सेंट्रल अमेरिका में जाती थी। माइग्रेट करने के बाद वो लोग कहाँ चली जाती थी? सेंट्रल अमेरिका में। उसके बाद क्या होता है इनके लाइफ में? फर्स्ट साइंटिफिक प्रोजेक्ट। लाइफ में क्या आता है? पहली बार कोई साइंटिफिक प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते हैं, जैसे टैग्ड एंड ट्रैक्ड मोनार्क बटरफ्लाईज अंडर डॉक्टर फ्रेडरिक अर्थहार्ट्स गाइडेंस। यहाँ पे क्या करते हैं? बटरफ्लाई को ट्रैप करते हैं पहले, ठीक है, ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, फिर उसमें टैग लगाते हैं और उसको फिर छोड़ते हैं, ताकि बटरफ्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान कहाँ जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो यानी बटरफ्लाई को पहले क्या कर लेना है? पकड़ना है, फिर उसको टैग करते थे, टैग करने के बाद उसको छोड़ देते थे, ताकि अगर किसी प्लेस पे हो जाता है माइग्रेट करके, तो वहाँ का इन्फॉर्मेशन इनको पता चल पाए, ठीक है। और इनको प्रोजेक्ट दिया किसके द्वारा गया था? डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहार्ट के द्वारा, ठीक है। अब अगला इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको ध्यान से देखना है, जिसमें अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मदर्स रोल एंड अर्ली अचीवमेंट्स, मतलब इनके लाइफ में इनकी माँ का क्या योगदान था, और अर्ली अचीवमेंट्स, लाइफ के शुरुआती समय में इनको क्या क्या अचीवमेंट मिले थे, क्या क्या उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की थी। पहला है एजुकेशनल इन्वायरमेंट। इनके घर में क्या था? एक बेहतर पढ़ाई का माहौल था, ठीक है। मदर प्रोवाइडेड स्टिमुलेटिंग लर्निंग प्रोजेक्ट्स एवरी इवनिंग। मदर, इनकी माँ जो थी, क्या करती थी? हर शाम को इनको एक नया नया प्रोजेक्ट देती थी, ताकि ये बिजी रहे, साइंस के फील्ड में इनका इंटरेस्ट बना रहे। फॉस्टरिंग डिसिप्लिन, और क्या करती थी? इनको डिसिप्लिन रखती थी, यानी एक तरह से अनुशासित रखती थी। एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और जो थिंकिंग का लेवल है, जो हम सोच विचार कर सकते हैं, मेरे मन में जो जिज्ञासा होती है, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, तो इनकी माँ इस बातों का ध्यान रखती थी। प्रोफेशनल कोलैबोरेशन, सेकंड नंबर क्या है? प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। मदर रोड टू डॉक्टर अर्कहार्ट, इनकी माँ जो थी डॉक्टर अर्कहार्ट, जिनका मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ, डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहार्ट, इनकी माँ उसको क्या करती है? पत्र लिखती है, इनेबलिंग बटरफ्लाई टैगिंग प्रोजेक्ट, और इसी से उसको क्या मिलता है? बटरफ्लाई टैगिंग का प्रोजेक्ट मिलता है। इसी के कारण बटरफ्लाई टैगिंग का जो प्रोजेक्ट है, रिचर्ड एब्राइट को किसके द्वारा दिया जाता है? डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहार्ट के द्वारा। कैचिंग, ब्रीडिंग एंड मेकिंग बटरफ्लाईज, हालांकि अपने घर में का जो इनका बेसमेंट था, उसमें क्या करते थे? बटरफ्लाई को पकड़ के रखते थे। ब्रीडिंग मतलब बटरफ्लाई का वहां पर रिप्रोडक्शन भी होता था, एंड मार्किंग बटरफ्लाईज, और बटरफ्लाई को क्या करते थे? मार्क करके उसको छोड़ देते थे, ताकि उसका जो माइग्रेशन का पैटर्न है वो समझ में आ पाए। थर्ड नंबर है लर्निंग पेशेंस। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमको पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, अंदर हमारे धैर्य होनी चाहिए। अगर हम किसी काम के प्रति कमिटेड है, चाहे वो रिजल्ट हमको नहीं भी दे रहा है इनिशियल फेज में, ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई काम आप शुरू करेंगे तो शुरू में रिजल्ट आना शुरू हो जाए, ऐसा बहुत कम चांसेज होते हैं। तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? पेशेंस होनी चाहिए, कि अगर हम बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, यानी कमिटेड है अपने वर्क के प्रति 100%, 100%, तो हमको आज निकल क्या मिलेगा? सक्सेस मिलेगा ही। तो इनके अंदर क्या था? पेशेंस था। ओनली टू टैग्ड बटरफ्लाईज रिकैप्चर्ड। अब मैंने बताया था कि इन्होंने क्या किया था? बटरफ्लाई को टैग किया था और छोड़ा था, ताकि वो कहीं जाएगा तो उससे क्या पता चलेगा? उसके माइग्रेशन का पैटर्न। तो इनका जो टैग किया हुआ, मात्र दो बटरफ्लाई कैप्चर हुआ था, मतलब दो बटरफ्लाई के बारे में लोकेशन इनको पता चल पाया था। बट टॉट द रिगर नीडेड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन रिचर्ड एब्राइट को ये बात समझ में आ गई कि अगर हमको साइंस के फील्ड में आगे बढ़ना है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में आगे जाना है, तो हमको कमिटेड रहना पड़ेगा अपने काम के प्रति, ठीक है। यानी एक तरह से 100% कमिटमेंट देना होगा, और साथ में पेशेंस के साथ धैर्य अपने अंदर रखना होगा। अगला फोर्थ नंबर क्या है? एकेडमिक एक्सीलेंस। बचपन से ही एकेडमिक के फील्ड में, मतलब पढ़ने लिखने में क्या था? काफी ज्यादा एक्सीलेंट थे। कंसिस्टेंट टॉप ग्रेड्स, मतलब हमेशा टॉप ग्रेड में आते थे अपनी क्लास में। अचीव्ड थ्रू स्टडी एनकरेजमेंट, और ये प्राप्त कैसे हुआ था? इनके घर से कांस्टेंट सपोर्ट इनको मिल रहा था, प्रोत्साहन मिल रहा था, किसके द्वारा? अपनी माँ के द्वारा। एंड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, इनके लाइफ में ये जो रूटीन वगैरह था, पढ़ाई लिखाई का टाइम टेबल वगैरह था, कौन डिसाइड करती थी? इनकी माँ डिसाइड करती थी, ठीक है। अगला है डेवलपिंग ए साइंटिफिक माइंडसेट, ठीक है। फर्स्ट नंबर है इसका द वेकअप कॉल, कि अगर साइंटिस्ट बनना है, तो उस अकॉर्डिंग माइंडसेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो इनको वेकअप कॉल कब मिलता है? क्या होता है ना, कि जब हमको लाइफ में कभी ठोकर लगती है, तो हम चलना सही से सीख पाते हैं। तो इनके लाइफ में भी एक मोमेंट ऐसा आया था। पहला क्या था? द वेकअप कॉल। पहली बार इनको कुछ लगा था कि अपना खुद का कुछ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सेवेंथ ग्रेड साइंस फेयर, जब सेवेंथ ग्रेड में थे तो साइंस फेयर लगा हुआ था, ठीक है। सिंपल स्लाइड डिस्प्ले, वन नो अवार्ड्स, वहां पे क्या करते हैं? नॉर्मल फ्रॉक के टिश्यू को डिस्प्ले करवा देते हैं, बस माइक्रोस्कोप से। अब ये जो प्रोजेक्ट बना के वहां पे ले गए थे, डिस्प्ले करवा रहे थे, वो इनका खुद का नहीं था, बस फ्रॉक के टिश्यू को क्या करवा रहे थे? डिस्प्ले करवा रहे थे। इसमें इनका खुद का रिसर्च कुछ था ही नहीं। तो क्या होता है, अगर हम खुद का ओरिजिनल कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, दूसरे के वर्क को कॉपी करके दिखा रहे हैं, तो लोग कितना हमारे प्रति इंटरेस्टेड होंगे, आकर्षित होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या था, वेकअप कॉल था। तो इनको इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि अपना खुद का कुछ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, खुद का कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में आगे की रियलाइजेशन, फिर इसको रियलाइज क्या होता है, साइंस इज अबाउट डिस्कवरी। साइंस किस बारे में, डिस्कवरी के बारे में, खोज के बारे में। एंड इंक्वायरी, जांच पड़ताल के बारे में। नॉट जस्ट डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन, सिर्फ हम इन्फॉर्मेशन बता देंगे उससे साइंस प्रूव नहीं हो जाता है। साइंस में वो क्या करना पड़ेगा, डिस्कवरी करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा। एंड इंक्वायरी, जांच पड़ताल करते रहना होगा। साथ में न्यू फोकस, उसके बाद इनको नया न्यू चीजों पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। शिफ्टेड फ्रॉम कलेक्शन टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड रियल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अब ये सिर्फ कलेक्ट नहीं करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करते हैं, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो वैज्ञानिक खोज पड़ताल होता है उसमें भी हिस्सा लेते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, 8th ग्रेड। जब 8th ग्रेड में जाते हैं, इन्वेस्टिगेटेड वायरल डिजीज इन मोनार्क कैटरपिलर। उस क्लास में क्या करते हैं, इनका जो प्रोजेक्ट था उसमें किस बात को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, जो वायरल डिजीज चल रहा था मोनार्क बटरफ्लाइज में, मोनार्क बटरफ्लाई के कैटरपिलर में, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है। वैल्यूड द प्रोसेस ओवर आउटकम। अब यहाँ पे क्या था, इस प्रोसेस को वैल्यू करते हैं, मतलब अगर भले ही रिजल्ट चाहे जो भी हो, हम अपनी काम को क्या करेंगे, कमिटमेंट से करेंगे, ठीक है, सच्चाई से करेंगे, सत्यनिष्ठा से करेंगे, ठीक। फिर सेकंड नंबर, 9th ग्रेड। 9th ग्रेड में क्या होता है, स्टडीड वाई वाइसरॉय बटरफ्लाइज मिमिक मोनार्क्स। 9th ग्रेड में जब थे तो इनका प्रोजेक्ट क्या था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होता है और मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी क्यों करता है। यानी वाइसरॉय और मोनार्क दो अलग अलग प्रजातियां होती हैं बटरफ्लाइज की। तो जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होता है वो मोनार्क को कॉपी क्यों करता है, इन्हीं के बारे में इनको इन्वेस्टिगेट करना था। किस क्लास में, 9th क्लास में। टेस्टिंग सर्वाइवल हिपोथेसिस अर्न फर्स्ट प्लेस इन जूलॉजी। और इस प्रोजेक्ट के कारण इनको पहला स्थान मिलता है जूलॉजी डिपार्टमेंट में। ओवरऑल इनको सेकंड पोजीशन मिला था और जूलॉजी डिपार्टमेंट में इनको फर्स्ट पोजीशन मिला था 9th ग्रेड में। यानी इस बात को याद रखना है कि इस प्रोजेक्ट के कारण इनको फर्स्ट प्लेस मिला था जूलॉजी में, ठीक है। अगला है मेजर एक्सपेरिमेंट्स एंड ब्रेक थ्रूज। इनके लाइफ में कुछ मेजर एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने कंडक्ट किए थे और कुछ ब्रेक थ्रूज भी था। ब्रेक थ्रूज मतलब बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि भी इनको प्राप्त हुई थी, जैसे द गोल्ड स्पॉट मिस्ट्री। जैसे हाई स्कूल प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटेड 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा। मोनार्क प्यूपा जो होता है उसके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं। कितने वो स्पॉट्स होते हैं, 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं। तो उसी के बारे में क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आखिर ये स्पॉट किस लिए है, सिर्फ सजावट के लिए, देखने के लिए है, इन स्पॉट्स का वास्तविक में भी कोई काम होता है या नहीं। ग्राउंड ब्रेकिंग हाइपोथेसिस, स्पॉट्स वर नॉट डेकोरेटिव। अब इनको फाइनली रिजल्ट भी मिलता है, ऐसा नहीं इनको इस प्रोजेक्ट का, इस रिसर्च का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, रिजल्ट मिलता है। जैसे जो 12 गोल्ड स्पॉट्स थे मोनार्क प्यूपा के ऊपर, वो सिर्फ डेकोरेटिव नहीं थे, सजावट के लिए नहीं थे, उनका वास्तविक में भी कुछ काम होता था। दे प्रोड्यूस्ड हार्मोन क्रिटिकल फॉर बटरफ्लाई डेवलपमेंट। वो जो 12 गोल्ड स्पॉट थे मोनार्क प्यूपा के ऊपर, उनका वास्तविक में काम था, क्या काम था, वो हार्मोन को रिलीज करते थे। और वो हार्मोन किसमें मदद करता था, बटरफ्लाई के डेवलपमेंट में। तो अगर वो 12 गोल्ड स्पॉट नहीं होंगे तो जो स्पेसिफिक हार्मोन था वो रिलीज नहीं होगा, और बटरफ्लाई का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, स्लो होगा, ठीक है। अगला है बिल्डिंग इक्विपमेंट। इक्विपमेंट वगैरह बिल्ड करते थे विद पीयर बिल्ट इक्विपमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हार्मोन फंक्शन फ्रॉम गोल्ड स्पॉट्स। मतलब एक ऐसा इक्विपमेंट इन्होंने आविष्कार कर लिया था, डेवलप कर लिया था, जिससे 12 गोल्ड स्पॉट के बारे में अत्यधिक जानकारी मिलती थी कि 12 गोल्ड स्पॉट से आखिर हार्मोन रिलीज कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, फिर हार्मोन किस चीज में मदद करता है। उन सभी के बारे में इन्होंने रिसर्च वगैरह करके खोजबीन कर लिया था, ठीक है। मेजर रिकॉग्निशन। अब अगर हम कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अपना खुद का कुछ ओरिजिनल कर रहे हैं, तो हमको रिकॉग्निशन मिलेगा, पहचान मिलेगा, ठीक है। वन टॉप प्लेस एट काउंटी फेयर। इनको पहली बार टॉप प्लेस मिलता है, क्या चीज में, काउंटी फेयर में। एंड अवार्ड्स एट इंटरनेशनल साइंस कंपटीशन। इंटरनेशनल साइंस कंपटीशन में भी इनको अवार्ड वगैरह मिलता है। कल्चर्ड विंग सेल्स फ्रॉम मोनार्क बटरफ्लाई प्रूविंग हार्मोन नेसेसिटी। क्या करते हैं, कल्चर्ड विंग सेल्स जो मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर होता है, उस क्या प्रूव करता है कि जो हार्मोन 12 गोल्ड स्पॉट से निकलता है वो क्या है, नेसेसिटी है, मतलब बहुत जरूरी है निकलना। सिक्योर्ड अपॉर्चुनिटी एट वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद क्या होता है, इनके लाइफ में मेजर टर्निंग पॉइंट एक और आता है। इनको अपना रिसर्च करने के लिए सीट मिल जाता है, कहाँ पे, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट में। उसके बाद इनका एक और रिसर्च कहाँ पे होता है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। मतलब दो प्लेसों पे अपना सीट क्या कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं आगे की रिसर्च करने के लिए। उसके बाद है आगे हायर स्टडीज, उच्च शिक्षा एंड कंट्रीब्यूशन टू साइंस। साइंस के प्रति इनका क्या योगदान था उसके बारे में। पहला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो इनका रिसर्च होता है उसके बारे में है।
इन्वेस्टिगेटेड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बटरफ्लाई डेवलपमेंट इन हार्मोन। बटरफ्लाई के डेवलपमेंट में हार्मोन का क्या योगदान है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जूनियर ईयर ब्रेक थ्रू, मतलब जूनियर ईयर जब फेलोशिप कर रहे थे ग्रेजुएट होने के बाद, उस समय का इनका ब्रेक थ्रू क्या था, एग्जामिनिंग एक्सरे फोटोज थियोराइज्ड। एक्सरे फोटो देखने के बाद क्या थ्योरी देते हैं अपना, हाउ हार्मोन्स कम्युनिकेट विद सेल डीएनए। इनका थ्योरी क्या था कि जो हार्मोन होता है वो डीएनए के साथ, सेल डीएनए के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। ये क्या रिवील करते हैं, रिवील्ड हाउ सेल्स रीड जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। सेल जो होता है, कोशिकाएं जो होती हैं, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को कैसे रीड करती हैं। को ऑथर्ड स्कॉलरली पेपर विथ रूममेट। इनके जो रूममेट थे उनके साथ कुछ पेपर और जर्नल वगैरह भी पब्लिश करते हैं, ठीक है। अगला है पब्लिश्ड इन मेजर जर्नल रेयर फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, कोई ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ ग्रेजुएट है, मतलब ऑनर्स की डिग्री उसके पास है, उसके लिए क्या था, रेयर अचीवमेंट था। इससे पहले इनका जो जर्नल था कहाँ पब्लिश हुआ था, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ द साइंस। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इनका जो जर्नल था वो कहाँ पब्लिश हुआ था, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, यहाँ पे पब्लिश हुआ था। और ये जर्नल इनके रूममेट के साथ लिखा गया था, मतलब इनका सिर्फ इनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, इनके रूममेट का भी कंट्रीब्यूशन उसमें था। आगे देखते हैं हम, क्वालिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। पहला नंबर है क्यूरियोसिटी एंड हार्ड वर्क। पहला है जिज्ञासा और कड़ी मेहनत उसके अंदर होनी चाहिए। नेचुरल इनक्यूसिटिवनेस पेयर्ड विथ विलिंगनेस टू इन्वेस्ट एफर्ट एंड लर्न फ्रॉम फेलियर्स। नेचुरल इनक्यूसिटिवनेस होनी चाहिए, मतलब क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उसके अंदर होनी चाहिए। साथ में विलिंगनेस होनी चाहिए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए, ताकि वो अपना एफर्ट इन्वेस्ट कर पाए। अगर हम एक दो एफर्ट करते हैं, अगर हमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मेरा एफर्ट करने के बाद भी रिजल्ट हमको नहीं मिल पा रहा है, फिर भी हम अपना एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर, ठीक है, उसी को विलिंगनेस बोला जाता है। एंड लर्न फ्रॉम फेलियर्स, फेलियर से सीखना है। मतलब अगर हम फेल हो जाते हैं, अगर अपने काम में सफल नहीं हो पाते हैं, तो उससे हमको क्या करना है, सीखना है। साथ में है रेजिलियंस, सहन शक्ति। बाउंस्ड बैक फ्रॉम अर्ली डिसअपॉइंटमेंट्स। इनके लाइफ के शुरुआती समय में क्या हुआ था, जब 7th ग्रेड में थे, बस फ्रॉग टिश्यू को डिस्प्ले कर दिया था इन्होंने, ठीक है, तो उससे इनको कोई प्राइज वगैरह नहीं मिला। तो उसी डिसअपॉइंटमेंट से, निराशा से बाउंस बैक करते हैं, मतलब वापस निखर के आते हैं, बढ़िया होकर आते हैं, ठीक है। हॉर्निंग स्किल्स थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स, मतलब अपना खुद के एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं, ताकि क्या हो पाए, लोगों का ध्यान इनके ऊपर जाए। अगला है एकेडमिक ब्रिलियंस। आप एकेडमिकली ब्रिलियंट होने चाहिए अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो। कंसिस्टेंटली टॉप ग्रेड्स कंबाइंड विथ कम्पिटिटिव स्पिरिट फॉर द राइट रीजंस। कॉन्स्टेंटली आपको टॉप करना होगा। टॉप करने का मतलब ये नहीं कि क्लास में टॉप आना है, मतलब आप अपने माइंड में, आप अपने माइंड को ऐसा बना सकते हैं जहाँ पे आपके लिए क्या हो, कुछ भी इम्पॉसिबल ना हो। साथ में कम्पिटिटिव स्पिरिट, आपके अंदर कंपटीशन का स्पिरिट होना चाहिए, प्रतियोगिता का भावना होना चाहिए। एंड विथ राइट रीजन, सही कारणों से, गलत कारणों से नहीं, सही कारण आपके अंदर होने चाहिए कि आप सही काम करना चाह रहे हैं, सही चीजों के लिए करना चाह रहे हैं। अगला है बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, मतलब संतुलित पर्सनैलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। डेवलप्ड डिबेटिंग, डिबेटिंग में आप हिस्सा लेते रहना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल सही होना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग, यही इसी बातों का मेंशन किया गया था कि पब्लिक स्पीकिंग सही होना चाहिए, कम्युनिकेशन का जो तरीका होता है वो सही होना चाहिए। एंड फोटोग्राफी, फोटोग्राफी तो इनके अंदर, रिचर्ड एब्राइट के अंदर था ही, ठीक है। शोइंग एंथुसियाज्म अक्रॉस फील्ड्स, मतलब अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग आपको एंथुसियाज्म दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस साइंस में एक दिन भर घुसे रह सकते हैं, साइंस के अलावा भी आपको बाकी चीजों में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगला है ओपन माइंडेड थिंकिंग, सही तरीके से सोचना, ओपन माइंडली आपको सोचना है कोई भी चीज। सोशल स्टडीज टीचर ब्रोडेंड पर्सपेक्टिव्स मेकिंग हिम अ टीम प्लेयर। सोशल स्टडीज के जो उनके टीचर थे क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं था कि इनको सिर्फ साइंस के फील्ड में इंटरेस्ट था, बाकी फील्डों में इनका क्या था, इंटरेस्ट था। किसको, रिचर्ड एब्राइट को, ठीक है। अगला है डिसिप्लिन एंड ड्राइव, आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए और काम करने की भूख होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटेड सिस्टमैटिक अप्रोच एंड डिटरमाइंड टू एक्सेल इन एवरी एंडेवर। इनके अंदर क्या था, सिस्टमैटिक अप्रोच था, मतलब पुराने जमाना वाला अप्रोच। एंड डिटर्मिनेशन था, निश्चय था कि हर काम में, हर प्रयास में हम क्या हो पाए, एक्सीलेंस कर पाए, एक्सीलेंट बन पाए, ठीक है। अगला है की टेक अवेज, इस कहानी से हमको सबक क्या मिलता है। एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, जैसे अर्ली एक्सपोजर, पेरेंटल एंड टीचर सपोर्ट इग्नाइट्स लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी इन साइंस। इनके लाइफ में किसका योगदान था, पेरेंटल सपोर्ट, यानी इनकी माँ का सपोर्ट था, और साथ में टीचर्स का।
ताकि लाइफ लॉन्ग मतलब लाइफ में हमेशा के लिए इनके पास क्या हो, क्यूरियोसिटी आ गई, जिज्ञासा आ गई चीज़ों को जानने के लिए। साथ में हैंड्स ऑन लर्निंग, एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइड डीपर अंडरस्टैंडिंग दैन थ्योरेटिकल स्टडी अलोन। आप कितना भी थ्योरी कुछ पढ़ ले, जब तक आपको सामने प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया जाएगा उस बातों को आप एक्सपेरिमेंटल तौर पे नहीं जान पाते हैं, तब तक थ्योरी जानने का कोई फायदा नहीं है। परसेवरेंस, ईच फेलियर ऑफर्स लेसन, मतलब जितना बार हम लाइफ में फेल हो पा रहे हैं वो क्या होता है हमारे लिए, लेसन होता है। एक बहुत ही सुंदर कोट है, देयर इज ए ब्यूटीफुल सेइंग दैट सेज यू लर्न नथिंग फ्रॉम सक्सेस बट यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम फेलियर्स। तो यहाँ पे वैसी बातों को लिखा गया है, ईच फेलियर ऑफर्स लेसन्स, मतलब जितना भी फेलियर हमारे लाइफ में आएंगे वो हमको क्या करके जाएंगी, कोई ना कोई सबक सिखा कर जाएंगी। जितना बार आप फेल होते हैं आपको एक नया सबक सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों को क्या करना है, ध्यान में रखना है कि टू फेल इज नॉट एन एंड ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, मतलब अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमारे लाइफ का खत्म होने वाली बात नहीं है। हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, उससे सीख के बेहतर तरीके से बाउंस बैक कर सकते हैं। सेटबैक्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, सेटबैक क्या होता है, फेल होना क्या होता है हमारे लिए, स्टेपिंग स्टोन है, नींव का पत्थर है, ताकि हम आगे क्या हो पाए, सक्सेसफुल हो पाए। अगला है बैलेंस्ड डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कि अगर आप साइंस के फील्ड में इंटरेस्टेड है तो आपको बाकी फील्ड में इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बाकी फील्डों को भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, जैसे साइंस स्पोर्ट्स एक्ट्स बिल्ड रेजिलियंस एंड ब्रोडर आउटलुक ऑन लाइफ। साइंस के अलावा स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, इससे क्या होता है, हम ब्रोडर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में जान पाते हैं कि लाइफ में और भी चीजें होती है, सिर्फ साइंस ही लाइफ में नहीं है। अगला है, इसमें ग्लोसरी कुछ दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे लीग्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लब्स और टीम्स इन कंपटीशन, जब कोई कंपटीशन वगैरह होता है तो वहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ क्लब्स होती है, उन्हीं के बारे में है। ठीक है, एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इसको स्टडी ऑफ इंसेक्ट को हम क्या पढ़ते हैं, एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं। यूरेका, यूरेका का मतलब होता है एक्सक्लेमेशन सेलिब्रेटिंग डिस्कवरी, जब कोई डिस्कवरी वगैरह करते हैं तो हम जो एक्सक्लेमेशन देते हैं, एक्सक्लेमेशन मतलब आश्चर्य प्रकट करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, यूरेका। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, किस ग्रेड में, किस क्लास में रिचर्ड एबराइट को क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया गया था रिचर्ड एबराइट के द्वारा, और इनको कौन सा रैंक और पोजीशन मिला था। ठीक है, सबसे पहले एट्थ ग्रेड में क्या इन्होंने बनाया था, वायरल डिजीज इन मोनार्क कैटरपिलर्स। जब क्लास 8 में थे तो उनका प्रोजेक्ट क्या था, वायरल डिजीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करना जो मोनार्क कैटरपिलर के अंदर होती हैं। रिजल्ट क्या मिला था, साइंटिफिक अप्रोच प्राइज, इनको पहली बार प्राइज मिला था साइंटिफिक अप्रोच के लिए, यानी कुछ इन्होंने खुद का ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन किया था। नाइन्थ ग्रेड में क्या था इनका, मिमिक्री इन वाइस रॉय एंड मोनार्क बटरफ्लाइज। नाइन्थ ग्रेड का प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्या था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती है, मोनार्क बटरफ्लाई जो क्या करती है, कॉपी करती हैं, तो उसी के इन्वेस्टिगेशन के बारे में इन्होंने प्रोजेक्ट में डिस्कस किया था। और इनको फर्स्ट इन जियोलॉजी, जियोलॉजी के लिए फर्स्ट प्राइज मिलता है और ओवरऑल इनको थर्ड प्राइज मिलता है। ठीक है, फिर इनका हाई स्कूल में क्या था, रोल ऑफ गोल्ड स्पॉट्स इन मोनार्क प्यूपा। मोनार्क प्यूपा जो होता है उसके 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स उसके बॉडी पे होते हैं, उसका जो काम क्या होता है उसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया था। और मल्टीपल अवार्ड्स मिला था, ब्रेक थ्रूज, मतलब लाइफ में इनको बहुत सारे अचीवमेंट मिला था इसी के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट इस चैप्टर्स का खत्म होता है, यानी जो हमारा चैप्टर था द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, खत्म होता है। अब हमको क्या करना है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ध्यान से देखने हैं। जैसे 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था पहला, ट्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिचर्ड एबराइट फ्रॉम अ यंग मैन विथ पोटेंशियल टू अ रिस्पेक्टेड एंड अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट। हमको ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण के बारे में देखना है कि रिचर्ड एबराइट का लाइफ कैसे कैसे आगे बढ़ता है। बचपन में कैसे थे, पोटेंशियल, मतलब अ चाइल्ड विथ पोटेंशियल, एक ऐसे बच्चे थे जिसके अंदर क्या था, पोटेंशियल था कि बेहतर कर सकता है। तो सिर्फ पोटेंशियल होने से कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल को आपको क्या करना पड़ेगा, सही से सही करना पड़ेगा, खड़ा उतरना पड़ेगा उस एक्सपेक्टेशन पे। तो बचपन में रिचर्ड एबराइट कैसे थे और बड़े होने के बाद एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट बन जाते हैं, इसी पूरी जर्नी को हमको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन को लिखना है। ठीक है, जैसे इसका आंसर क्या था, रिचर्ड एबराइट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ क्यूरियस चाइल्ड टू एन अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट बिगेन विथ हिज डीप इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। इनके लाइफ का जो शुरुआत था कि बचपन में क्या था इनके अंदर, क्यूरियोसिटी था और पोटेंशियल इनके अंदर बचपन से ही था। तो शुरुआत कब होता है, जब इन्होंने बटरफ्लाई कलेक्ट करना शुरू किया था, तब शुरुआत होता है। इनकी माँ इनको क्या करती है, इनकरेज करती है, बुक प्रोवाइड करके, टूल प्रोवाइड करके एंड कांस्टेंट मोटिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि मोटिवेशन घर से मिलना चाहिए। और एक जो बुक था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में इनका दिमाग और लगने लगता है। एंड मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में कि उस पर हम ज्यादा रिसर्च करेंगे, उसी के बारे में ज्यादा जानकारी कलेक्ट करेंगे। जब ये साइंस फेयर में लूज कर जाते हैं 7th ग्रेड में, इनको कोई प्राइज नहीं मिलता है, तो इनको क्या सबक मिलता है कि रियल साइंस के अंदर क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। अगर हमको रियल साइंस प्रोजेक्ट बनाना है तो अपना खुद का कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बस हम डिस्प्ले कर दें कुछ भी फोटो वगैरह ले जाके वहाँ पे।
डिटरमाइंड क्या थे, निश्चय था इनके अंदर। ही कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। डिस्कवरिंग एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक अननोन अज्ञात इंसेक्ट हार्मोन का खोज करते हैं, ठीक है। स्टडिंग द गोल्ड स्पॉट ऑन मोनार्क प्यूपा, मोनार्क प्यूपा के ऊपर का जो गोल्ड स्पॉट था उसके बारे में स्टडी करते हैं। एंड लेटर फॉर्मुलेटिंग अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स रीड डीएनए, उसके बाद एक नया थ्योरी देते हैं जिस थ्योरी में क्या बताते हैं जो हमारा सेल होता है वो डीएनए को कैसे रीड करता है, उसके इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करता है। उसके बाद हिज क्यूरियोसिटी डिटर्मिनेशन, उनके अंदर जो जिज्ञासा थी, डिटर्मिनेशन जो निश्चय थी। एंड विल टू एक्सेल फॉर द राइट रीजंस, और सही कारण के लिए सक्सेसफुल होना, वो उनको क्या बनाता है, एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट बनाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज द रोल ऑफ एब्राइट्स मदर इन हिज लाइफ, एब्राइट के लाइफ में उनकी माँ का क्या योगदान था, इसको 100 से 120 वर्ड में क्या करना है, आंसर करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। एब्राइट्स मदर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग हिज साइंटिफिक माइंड एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी, एब्राइट की माँ जो थी उनका एक बहुत अहम योगदान था इनके लाइफ में। सबसे पहला साइंटिफिक माइंड डेवलप करवाना, कि साइंस की फील्ड में कोई इंटरेस्ट लेवाना, एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी इनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान था। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, इनके पिताजी की मौत के बाद, सी बिकेम हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, हमेशा इसके साथ में रहती थी, ठीक है। इनके रिचर्ड एब्राइट को अलग अलग कामों में मोटिवेट करती थी। सी इनकरेज हिज क्यूरियोसिटी, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी था उसको कभी खत्म नहीं होने देती है, वो उसको इनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। बॉट हिम बुक्स, उसको बुक खरीद कर देती है, माइक्रोस्कोप खरीद कर देती है, टेलीस्कोप एंड अदर साइंटिफिक टूल्स। टुक हिम ऑन ट्रिप्स टू ब्रॉडन हिज लर्निंग, यहाँ तक कि ट्रिप पर लेके जाती थी ताकि वो बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाए, सीख पाए। इट वाज सी, मतलब उनकी माँ ही थी जिन्होंने कौन सा बुक गिफ्ट में दिया था, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, मतलब इनकी माँ ने ही इनको ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स गिफ्ट में दिया था। द बुक दैट ओपेंड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू मी, और एक ऐसा किताब जिसके कारण ही साइंस के फील्ड में इनका इतना इंटरेस्ट आ पाया। यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं रिचर्ड एब्राइट को, जो हम रिचर्ड एब्राइट जिसको हम अभी जान रहे हैं, शायद उसको हम अभी नहीं जान रहे होते अगर ये बुक नहीं होता तो, ठीक है। She also ensured he stayed busy learning new things and provided continuous moral and emotional support. साथ में क्या इंश्योर करती थी कि हमेशा बिजी रहे, कोई ना कोई काम में लगा रहे, साथ में और मोरल सपोर्ट वगैरह देना, मोटिवेशन वगैरह प्रोवाइड करना, हर चीज में उनकी माँ का योगदान बहुत ज्यादा था। हर एनकरेजमेंट, उनका जो प्रोत्साहन था, गाइडेंस मतलब सही राह दिखाना, एंड बिलीफ, और साथ में क्या था, विश्वास था कि उसके एबिलिटी पे, मतलब उसके अंदर एबिलिटी है बेहतर होने की। इससे क्या होता है, एब्राइट का एक डिसिप्लिन्ड माइंड डेवलप होता है, अनुशासित दिमाग डेवलप होता है। एंड लाइफ लॉन्ग पैशन फॉर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, लाइफ लॉन्ग पैशन मतलब हमेशा उनके लाइफ में ये चीज रह गया है कि हमेशा हमको क्या करना है, बेहतर होते जाना है, साइंस में नई नई चीजें डिस्कवरी खोज करनी ही है। तो अब हम लोग यहाँ से देखने वाले 2024 के कुछ पीवाईक्यू। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ कैन वन से दैट एब्राइट्स क्यूरियोसिटी और इनक्यूसिटिवनेस ड्रोव हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट, हम कैसे बोल सकते हैं कि जो एब्राइट साइंटिस्ट बन पाए थे उसके पीछे मेन योगदान किसका था, यानी जो उनके मन के अंदर क्या थी, जिज्ञासा थी, वही मेन कारण थी एब्राइट के साइंटिस्ट बनने के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, एब्राइट्स क्यूरियोसिटी, एब्राइट के अंदर जो जिज्ञासा थी, इज एविडेंट, क्या है, प्रामाणिक है, मतलब एक प्रकार से एविडेंट कर रहा है हमको। इन हिज अर्ली परस्यूट्स, मतलब लाइफ के शुरुआती समय में क्या हुआ था उनके साथ, कलेक्टिंग बटरफ्लाईज, शुरू में क्या करते थे, बटरफ्लाई कलेक्ट करते थे। एंड रॉक्स, मतलब बटरफ्लाई के साथ में रॉक्स वगैरह भी कलेक्ट करते थे। ही एंगेज्ड इन साइंटिफिक स्टडीज, साइंटिफिक स्टडीज में हिस्सा लेते थे, एंगेज्ड रहते थे। कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते थे। एंड सॉट आंसर्स टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, मतलब जो जटिल क्वेश्चंस वगैरह थे उसका भी आंसर ढूंढते रहते थे, यानी मन के अंदर क्या थी, जिज्ञासा थी कि हम हर क्वेश्चन का क्या करें, आंसर जान पाए। दिस ड्राइव लेड हिम टू डिस्कवर अननोन इंसेक्ट हार्मोन्स, और इसी कारण वो सक्सेसफुल हो पाए क्या डिस्कवर करने में, अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में। एंड डेवलप अ थ्योरी ऑन सेल लाइफ, और सेल लाइफ के ऊपर क्या डेवलप कर पाए, थ्योरी डेवलप कर पाए। हिज इनसैटिएबल क्यूरियोसिटी फ्यूल्ड हिज जर्नी टू बिकमिंग अ साइंटिस्ट, और इनके इसी क्यूरियोसिटी के कारण क्या पॉसिबल हो पाया, इनका एक साइंटिस्ट बनना पॉसिबल हो पाया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट बुक ओपेंड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर रिचर्ड एब्राइट, कौन सी बुक थी जिन्होंने विज्ञान की दुनिया के बारे में इनको क्या दिलाई, दिलचस्पी दिलाई, मतलब एक ऐसी किताब जिन्होंने दिलचस्पी दिलाई किसको, रिचर्ड एब्राइट को, विज्ञान की दुनिया में, ठीक है। वाई एंड वेयर डिड एब्राइट सेंड द टैग्ड बटरफ्लाईज, एब्राइट बटरफ्लाई को टैग करके कहाँ और क्यों भेजते थे। 100 से 120 वर्ड में से क्या करना है, आंसर करना है। द बुक दैट ओपेंड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू रिचर्ड एब्राइट वॉज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, मतलब साइंस के वर्ल्ड में जो एब्राइट के क्यूरियोसिटी था उसके पीछे मेन योगदान किस बुक का था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स।
His mother bought it for him when he had already collected all 25 species of butterflies. रिचर्ड एब्राइट की जो माँ थी उन्होंने इस बुक को खरीदा था, किसके लिए? एब्राइट के लिए। एब्राइट की माँ ने इस बुक को कब खरीदा था? जब रिचर्ड एब्राइट 25 स्पेसीज को कलेक्ट कर चुके थे। किसकी स्पेसीज? बटरफ्लाइज की। The book described how monarch butterflies migrate to Central America and invited readers to help study their migration by tagging them for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के जो प्रोफेसर थे डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट, उन्होंने इस बुक के लास्ट में क्या किया था? हर रीडर को एक प्रोजेक्ट दिया था करने के लिए, कि वो रीडर जो इस बुक को रीड करने वाले व्यक्ति है, अगर उनकी इच्छा है तो एक प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में करना क्या था? बटरफ्लाई को ट्रैक करना था, ताकि उनके माइग्रेशन के पैटर्न को स्टडी हम कर सकते हैं। जो बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है सेंट्रल अमेरिका की तरफ माइग्रेट करती हैं, उसी पैटर्न को स्टडी करने के लिए प्रोजेक्ट दिया गया था। एब्राइट ईगरली ज्वाइन द प्रोजेक्ट। एब्राइट क्या करते हैं? इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। टैगिंग द विंग्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज एंड रिलीजिंग देम। क्या करते हैं? मोनार्क बटरफ्लाइज के विंग्स को टैग करते हैं और उसको रिलीज कर देते हैं। द पीपल हु फाउंड दिस बट टैग्ड बटरफ्लाइज वर आस्क्ड टू सेंड द टैग्स टू डॉक्टर अर्कहार्ट। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको टैग किया वो बटरफ्लाई मिलेगा, तो उसको कहाँ भेजना था? डॉक्टर अर्कहार्ट के पास। ठीक है। हेल्पिंग साइंटिस्ट स्टडी द माइग्रेशन पैटर्न ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज। और इस एक्सपेरिमेंट से क्या हेल्प होगा? साइंटिस्ट को ये जानने में आसानी होगी कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं उनका माइग्रेशन पैटर्न क्या होता है। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड रिचर्ड लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड एब्राइट का इंटरेस्ट बटरफ्लाई टैग करने में क्यों खत्म हो गया? ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। रिचर्ड रेज थाउजेंड ऑफ बटरफ्लाई। रिचर्ड एब्राइट जो थे उन्होंने हजारों की संख्या में बटरफ्लाई को रेज किया था, मतलब पाल पोस कर बड़ा किया था। टैग देम, उसको टैग किया और रिलीज कर दिया था, ताकि वो माइग्रेशन के बारे में पढ़ पाए, समझ पाए। लेकिन मतलब थोड़े समय के ही बाद उनका इंटरेस्ट क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि सिर्फ 2 ही बटरफ्लाई जो इन्होंने टैग किया था वो पकड़े गए थे। सिर्फ 2 बटरफ्लाई कैप्चर हुए थे और उनके पास वापस आए थे, और वो भी सिर्फ 75 मील ही जा पाए थे आगे की तरफ। इनको कहाँ, किस पैटर्न को ऑब्जर्व करना था? कि सेंट्रल अमेरिका की तरफ माइग्रेट करते हैं, लेकिन ये जो 2 बटरफ्लाई कैप्चर हुए थे कितना आगे गए थे? 75 माइल्स ही गए थे। इस कारण से इनका इंटरेस्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? एब्राइट्स स्टडी ऑफ मोनार्क प्यूपा हैड अ फार रीचिंग इम्पैक्ट, एलैबोरेट। इस बात को क्या करना है? इलैबोरेट कर देना है, ज्यादा डिटेल में मेंशन करना है कि एब्राइट का जो स्टडी था मोनार्क प्यूपा के ऊपर, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो टाइनी 12 गोल्ड स्पॉट्स थे मोनार्क प्यूपा के ऊपर, जो लोगों का मानना था कि किस लिए, बस एक तरह से सजावट के लिए बस ऐसे ही दिया गया है, लेकिन उसका वास्तविक में कुछ उपयोग था। डॉक्टर आर्कहार्ट और रिचर्ड एब्राइट को लगता था कि उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ फायदा होता होगा बटरफ्लाइज को। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस रिसर्च के बारे में यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अगर किसी को साइंटिस्ट बनना है तो कौन सी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए? पहला है, चैप्टर के अकॉर्डिंग हमको देखना है। द 3 क्वालिटी, चैप्टर के अकॉर्डिंग 3 क्वालिटी है जो किसी के अंदर होनी चाहिए। जैसे पहला है अ फर्स्ट रेटेड माइंड, मतलब उच्च दर्जे का दिमाग उसका होना चाहिए। हाईली एडवांस्ड, हाईली इंटेलेक्चुअल ब्रेन उसका होना चाहिए। सेकेंडली, दूसरा क्या है? क्यूरियोसिटी, मतलब उसके अंदर क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए। और तीसरा द विल टू विन फॉर द राइट रीजन, सही कारणों के लिए बेहतर करना। यानी अगर हमको जीतना है तो उसके पीछे कारण क्या होने चाहिए? बढ़िया होने चाहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? मेंशन एनी 2 ऑफ एब्राइट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। 2 कंट्रीब्यूशन लिखना है जो रिचर्ड एब्राइट के द्वारा दिया गया है साइंस की दुनिया में, मतलब विज्ञान की दुनिया में इनका 2 कंट्रीब्यूशन लिखना है। ठीक है। पहला है ही कैरिड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था? प्रूव सक्सेसफुली, इस बात को प्रूव करने के लिए कि जो हॉर्बिन प्रोड्यूस होते हैं गोल्ड स्पॉट से, प्यूपा के, मोनार्क प्यूपा के जो 12 गोल्ड स्पॉट होते हैं, उससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ के लिए एंड फॉर्मेशन ऑफ बटरफ्लाई विंग्स। यानी अगर वो 12 गोल्ड स्पॉट नहीं होंगे तो मोनार्क प्यूपा जो होगा वो सही तरह से डेवलप नहीं कर पाएगा, उसका विंग सही प्रकार से नहीं आ पाएगा। ठीक है। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड, उन्होंने एक और बात का खोज किया था, सेल कुड रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। सेल जो होता है अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड करता है, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, जिससे हमारा क्या कंट्रोल होता है? हेरिडिटी कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। आगे की वीडियो में हम और चैप्टर को डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय।